फ्रेंड्स नमस्ते, मासिस शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मदर्स एजुकेशन आपके चैनल पे। और आज हम जो संडे को हुआ है हमारा पेपर 6 तारीख को, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्री वाला पेपर है, ठीक है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। शुरुआत हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। फाइंड द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। इस दिए गए शब्द का आपको क्या ढूंढना है? सिनोनिम ढूंढना है। वर्ड बहुत इजी है। विजडम आप सब लोग जानते हैं क्या वर्ड है। विजडम का मतलब आप सब जानते हो क्या होता है? बुद्धि होता है। सुगर आप सब जानते हो, सुगर क्या है? एडमायरेशन प्रशंसा होती है। किसी की ब्यूटी या वर्क की प्रशंसा को एडमायरेशन कहते हैं। किसी की ब्यूटी या वर्क की प्रशंसा को एडमायरेशन कहते हैं। इनएनिमेट जानते हो आप क्या होता है? एनिमेट सजीव होता है। इनएनिमेट का मतलब होता है उससे जस्ट अपोजिट। सागासिटी होता है बुद्धिमानी। सागा एक्चुअल जो वर्ड है इसका मतलब होता है हीरोइक। सागा का एक्चुअल मतलब क्या होता है? हीरोइक, बहादुरी भरे कारनामे। सागा होता है बहादुरी भरे, वीर, वीरतापूर्ण, ठीक है। सागा क्या होता है भाई? वीरतापूर्ण होता है। लेकिन सागासिटी का मतलब होता है बुद्धिमानी। क्या मतलब होता है इसका? बुद्धिमानी। सीधी बात है, आंसर आपके सामने क्या आएगा? सागासिटी आंसर आएगा। सागासियस का मतलब होता है ज्यूडिशियस। एक वर्ड बनता है आपके यहाँ पे सागासियस, इसका मतलब क्या होता है? ज्यूडिशियस, राइट। तो आंसर आपके सामने। शुगर चीनी होती है, आप जानते हो, ये एक सब्सटेंस है, आप समझ जाते हैं। विजडम आपके सामने है। इनएनिमेट, इनएनिमेट का मतलब आप समझ गए। ये इन्होंने यहाँ पे एनिमेट वर्ब बन गई, इन्होंने इसको बना दिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अब आपके सामने है विलफुल। इसका भी हमें सिनोनिम ढूंढना है। अब देखो, हम जब कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ते हैं तो दोस्तों ये दोनों वर्ड एक साथ आते हैं। विलफुल और विलिंग दोनों का सेम मीनिंग है। अब पंगा ये है, जब दोनों का मीनिंग सेम है तो फिर इसमें क्या किया जाए? पॉइंट आउट हम ये कर रहे हैं कि जब दोनों का मीनिंग सेम है तो इसमें क्या किया जाए। क्लियर है? देखो, विलफुल आप इसको लिख लो यहां पे, और विलिंग दोनों का एक ही मतलब है, इच्छुक। ध्यान रखना इस चीज को। विलफुल भी इच्छुक होता है और विलिंग भी इच्छुक होता है। तो किस चीज को करने के लिए जो आपने एक जिद पाल रखी है वो, राइट। अब आपको इस चीज को समझना है। लेकिन विलफुल होता है अड़ियल, स्टबर्न, जिद्दी। तो किसी भी चीज के लिए इच्छुक दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो जो अड़ गया, जिसको हम कह सकते हैं परसिस्टेंट, कि वो सुन नहीं रहा किसी की, मुझे करके छोड़ना है, तो ये होता है अड़ियल। हिंदी में मैं लिखूं तो अड़ियल, इंग्लिश में आपके पास सिनोनिम मिल जाएगा स्टबर्न, अडामेंट, ऑब्स्टिनेट, ठीक है, ऑब्ड्यूरेट। विलिंग होता है इन गुड सेंस, इच्छुक इन गुड सेंस, जो पूरी तैयारी के साथ है और वो जरूरत पड़ेगी तो पॉज भी करेगा, रुकेगा भी, चीजों को समझेगा भी कि इसका मतलब क्या हो सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ये चीज। क्लियर है? दोनों चीजें आपके सामने है, तो विलफुल और विलिंग। अब देखो यहाँ पे विलिंग सिनोनिम हो सकता था, लेकिन देखो एग्जामिनर ने क्या घुमा दिया क्वेश्चन का, प्रोसेस बात पे दिमाग लगाइए। आपको सर विलिंग क्यों नहीं होगा? विलिंग तब होता जब ऑप्शन में स्टबर्न नहीं होता। जब ऑप्शन में क्या नहीं होता? स्टबर्न नहीं होता, तो हम क्या लगाते? विलिंग लगाते। ध्यान रखो इस चीज को। तो इसलिए यहाँ पे फिलहाल आंसर क्या आया है? स्टबर्न। वाइज बुद्धिमान होता है, फ्लेक्सिबल आप जानते हो, लचीला होता है, जिसको मिलेबल बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्टबर्न। क्लियर? और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों को समझ लो, गुड सेंस और बैड सेंस में। बहुत सारे वर्ड आते हैं ऐसे, जैसे कि आपके यहाँ पे वेरी और टू एडवर्ब में यूज होता है। वेरी गुड सेंस में होता है, टू बैड सेंस में होता है। टू का मतलब होता है आवश्यकता से भी ज्यादा। वैसे आपके एक वर्ड आता है वोमननीस और वोमेनली। दो वर्ड मैं आपको और लिखवा दूं। एक वर्ड आता है वोमनली, ये महिलाओं के लिए आता है, और वोमनिस ये भी महिलाओं के लिए आता है। पर दोनों में एक अंतर है, वोमनली इन गुड सेंस, वोमनिस इन बैड सेंस, ठीक है। वोमनली का मतलब होता है कि वो महिलाओं की तरफ बहुत ही, सी हैज वोमनली वर्च्यूज ऑफ लेडी एंड सी इज वेरी कंपनसेट, ओके, वो बहुत ही करुणामयी है। वोमनली का मतलब वो महिलाओं की तरफ झगड़ालू है, उस केस में आएगा। तो फिलहाल आंसर आपका ये बनेगा, ओके। अगले क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, तो देखो, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स के साथ हमें क्या करना है? इनको मैच करना है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा दिखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है हमें, बट एक्चुअल में बहुत इजी होता है दोस्तों। आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि इसमें ये किस तरह से मैच करने जा रहा है, हमें बस इतना सा समझना है, राइट। अब देखो जरा, आप इसमें यहाँ पे कुछ वर्ड है। ग्ली, ग्ली का मतलब होता है खुशी, खुश होना, जॉय, ठीक है, शांति भी कह सकते हो। वेन, अच्छा वर्ड एसएससी में आया हुआ है। वेन का मतलब होता है कम होना, घटना। इसको बताओ और क्लियर कर दूंगा। वार यानी होता है युद्ध। अब वार का क्या होगा? देखो, ग्ली खुशी, युद्ध का खुशी नहीं होगा, युद्ध का शांति, अच्छे संबंध होगा।
रेस रेस होता है जल्दीबाजी, हारमनी होता है मधुर संबंध। तो सीधी बात है, वार का आंसर आपके हिसाब से क्या बनेगा? हारमनी बनेगा। वार का आंसर आपके हिसाब से क्या बनेगा भाई? हारमनी बनेगा। आप इस तरह से ले लीजिए। तो फर्स्ट में डी कितने ऑप्शन में है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आंसर आपका वैसे क्लियर हो गया है। फिर भी पढ़ लेते हैं। वार का होगा हारमनी, हारमनी होता है गुड संबंध, हारमोनी जानते हो आप लोग। वेरी होता है चौकस, WARY। वेरी क्या होता है? अलर्ट, चौकस। वेरी क्या होता है भाई? चौकस होता है। और इसका जस्ट उल्टा होगा रेस, रेस का मतलब होता है लापरवाह। तो सेकंड में ए आएगा, ये कहना चाह रहा है ये। देखो जरा, सेकंड में सी आएगा, सॉरी आंसर तो ये है, राइट। फर्स्ट में डी, सेकंड में सी क्या आ रहा है? वरी यानी चौकस। वैक्स, वैक्स का मतलब होता है चीजों का एक साथ मिलना, मिलके मजबूत होना, बढ़ते जाना, भंडारण होना। और इसका जस्ट उल्टा होगा वेन। अच्छा, वेन का मतलब क्या है इसको समझिए आप जरा। वेन यानी होता है कम होना, साइज कम होना, डिक्रीज, साइज कम होना। हालांकि एक वेन ये भी बनता है, एक वेन ये भी बनता है, ठीक है, और एक वेन ये भी बनता है। मेंस में आए हुए हैं, SSC मेंस में, चारों वर्ड एक साथ। वेन ये एक मशीन होती है, वेन ये नस होती है हमारी धमनी, आर्टरी जिसको हम बोलते हैं वेसल्स। और ये वेन होता है घमंड या बेकार या वगैरह, ठीक है ना, व्यर्थ। फिलहाल आंसर इसमें क्या बनेगा? अच्छा, वैक्स हो गया, वैक्स का आपके बनेगा वेन। और लास्ट है रैथ, रैथ यानी होता है गुस्सा। अच्छा, रैथ कैसा गुस्सा होता है? रैथ होता है दोस्तों, रथ बोल सकते हो आप इसको, रथ ही बोलते हैं वैसे, रैथ होना चाहिए। ये ऐसा गुस्सा होता है जो खतरनाक होता है, थोड़ा सा बेकार गुस्सा होता है, इसको रैथ कहते हैं। देखो गुस्से के लिए कुछ वर्ड आते हैं, एंगर, एक्सास्परेशन, रैथ, फ्यूरी, इंडिग्नेशन। एडमोनिशन तो डांट हो जाती है, इंडिग्नेशन भी गोस, रुस्सा, रोस जिसको हम बोलते होता है, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी 1 मिनट के लिए। तो फिलहाल इसमें आंसर आपका कौन सा बन रहा है, देखो जरा आप। तो आंसर आपके सामने क्या है? सी आपका आंसर है। ये वेन क्या होता है? व्यर्थ, फ्यूटाइल या घमंड होता है, ठीक है। आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन करें, अच्छा हम बात कर रहे थे रैथ, गुस्से की, हम बात कर रहे थे गुस्से की। गुस्से पे आप आइए जरा। गुस्से पे कुछ वर्ड्स बनते हैं, जैसे एक तो वर्ड बनता है एक्सास्परेशन। क्या बनता है? एक्सास्परेशन होता है खुद पर गुस्सा, झुंझलाहट। जब आपकी वजह से, आपने कई बार होता है ना कि हमारे क्वेश्चन गलत हो गए, अब सर हमें बहुत गुस्सा आया खुद के ऊपर, तो वो एक्सास्परेशन है। एक्सास्परेशन का मतलब क्या होता है? एक्सास्परेशन होता है सेल्फ एंगर या एंगर ऑन सेल्फ, खुद पर गुस्सा। एंगर सिंपल टर्म है। फिर एक वर्ड आता है टेंट्रम। टेंट्रम जानते हो? तुनक मिजाजी, जिसके नाक पे 24 घंटे गुस्सा रहता है, ये स्वभाव है आपका, ठीक है ना। मेरे पास लिखने के लिए स्पेस नहीं है, तो मैं इसमें सीधा आपको बता ही देता हूँ। टेंट्रम ये आपका गुस्सा है, इसको तुनक मिजाजी कहते हैं। बहुत बहुत तुनक मिजाज आदमी है यार, गुस्सैल आदमी है। एंगर समझ गए, सेल्फ गुस्सा। अब फ्यूरी आता है एक। फ्यूरी जनरली नेचर के लिए आता है। फ्यूरी किसके लिए आता है? इसको हिंदी में कहते हैं कोप। कोप भाजन, अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो कोप होता है भयानक गुस्सा जिसमें पंगे होंगे। फिर तो प्रकृति का गुस्सा हम देख रहे हैं, एक्सट्रीम हीट वेव्स चल रही हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बन रही हैं, ये फ्यूरी है। रैथ गुस्सा होता है। तो आंसर आपके सामने है, ठीक है, लिख चुका हूं इसको। अगले क्वेश्चन पे आप आइए, 5वां। वापस से वही हमारा क्या है, एंटोनिम्स है। हमें इनको क्या करना है, समझना है एंटोनिम्स क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए लिस्ट, फर्स्ट अल्टेरियर। अल्टेरियर होता है छिपा हुआ, गुप्त। अल्टेरियर, एक्सटेरियर, इंटेरियर, पोस्टेरियर, ठीक है। अल्टेरियर छिपा हुआ, इंटेरियर भीतरी, एक्सटेरियर बाहरी, पोस्टेरियर पिछला। अब अल्टेरियर अगर गुप्त है तो इसका ओपन होगा ओवर्ट। ओवर्ट यानी होता है खुलम खुल्ला, ओपनली, ब्लैटेंट, गॉडी, वाउंटी, फ्लॉन्डी, ठीक है, ये सारे वर्ड यही होते हैं। तो अल्टेरियर का मतलब हो गया आपका ओवर्ट। पहले में बी आना चाहिए, कितने ऑप्शन में है? वो एक ही ऑप्शन है, यही आपका आंसर है, ध्यान दीजिएगा। पढ़ लेते हैं फिर भी। वास्ट यानी होता है बड़ा, तो इसका क्या बनेगा? स्मॉल। क्या बनेगा भाई इसका? स्मॉल। अपराइट ईमानदार होता है, तो ईमानदार का क्या बनेगा? डिसऑनेस्ट। और वेनिटी घमंड होता है, तो इसका ह्यूमिलिटी अपमान बनेगा। गर्व, दंभ, अहंकार, तो उसका ह्यूमिलिटी होगा अपमान।
तो आंसर आपका फर्स्ट में बी आएगा, सेकंड में आपके सी आएगा, ठीक है, सेकंड में सी हो गया, डी थर्ड में आपके डी आएगा, वास्ट का इस्तेमाल हो गया, और अपराइट का डिसऑनेस्ट हो गया। अपराइट ईमानदार को बोलते हैं। ईमानदार के लिए आपके एक और वर्ड आता है ऑनेस्ट, और उससे भी बढ़िया वर्ड अगर आप जाओगे तो उसके लिए आपके पास क्या आएगा, उसके लिए आएगा ऑन द लेवल। क्या बनेगा? ऑन द लेवल। ऑन द लेवल का मतलब होता है ईमानदार। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अब ये बात कह रहा है कि फाइंड द करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, कि इसमें आंसर डी है सेंट्रीफ्यूज, बट इन्होंने थोड़ा सा इसको लिखने में दिक्कत कर दी है, सेंट्रीफ्यूज होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम करेक्शन में लेंगे, ये बिल्कुल गलत है, इसको आपको सेंट्रीफ्यूज को सही मानना, तो आंसर फिलहाल यही है, बट ये होना चाहिए सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। ये एक मशीन होती है जो धागों को जोड़ने या अलग अलग करने दोनों में काम आती है। तो फिलहाल तो इसमें देखना पड़ेगा, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा वो है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिलेमा, डंबल, डेस्परेट, नन ऑफ द अबव। आपको स्पेलिंग गलत या सही देखनी है। डिलेमा बिल्कुल सही है, डिलेमा होता है दो दुविधाओं में फंस जाना। डिलेमा किस में फंस जाना? दो दुविधा। तो कंफ्यूजन में और डिलेमा में अंतर, ये एसएससी में आया हुआ है दोस्तों। कंफ्यूजन में आपका दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है, कंफ्यूजन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लड़ाई क्या है, समस्या क्या है। बट डिलेमा में एक बहुत अच्छी चीज क्या होती है, आपको दोनों कंडीशन पता है, लेकिन आप दो चॉइस के बीच में फंस गए, यहां जाऊं या यहां जाऊं, ये करूं या ये करूं। आपको पता है ये है, ये है, बट अब करिए क्या? आप कपड़े लेने जाते हो, कई बार वो दो ऐसे आपको पैंट से शर्ट्स बता देता है कि यार ये लूं या ये लूं, पसंद दोनों आ गई। वो डिलेमा है, कंफ्यूजन ही है। कंफ्यूजन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, डेस्परेट होती है निराश होना। डंबल की स्पेलिंग में डबल भी आता है, तो इसलिए आंसर ये आएगा। डंबल जानते हो, ये जो उठाने के लिए आते हैं, तो आंसर क्या बनेगा आपका? डंबल बनेगा। डंबल आप समझते हो, एक इसको दोलन भी कहते हैं, जो जनरली आपके इसमें यूज किए जाते हैं। किसमें? अगला क्वेश्चन आपके सामने आइए आप जरा, इसमें लिखा हुआ है 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करना है, ठीक है। अब जरा आप इसमें आइए, क्या है? टर्म फॉर द टाइम एट विच समथिंग इज मोस्ट सक्सेसफुल। वो समय जब आप टॉप पे हो, सक्सेसफुल हो, पीक पे हो। बुलंदी आपको जिंदगी में हमेशा नहीं मिलेगी, ध्यान रखना इस चीज को। तो जिस वक्त आप जब आपके देखो, जब समय आपका शानदार है ना, तो आपकी गाली भी मजाक लगेगी, और जब आपका समय खराब है तो आपकी मजाक भी गाली हो जाएगी। समझ रहे हो? ये दुनिया का नियम है दोस्तों। तो यहां बात हो रहा है कि वो समय जब आप बुलंदी पे हो। मुनव्वर असलम राणा का एक शेर है कि बुलंदी कहां हर वक्त किसी के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत भी खतरे में रहती है। आप हमेशा टॉप पे नहीं रहोगे, आपको फिर नीचे आना पड़ेगा, और यही जीवन है। उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। बहुत ज्यादा हमें स्टोइज्म लाइफ जीनी चाहिए। तो ये कहना चाह रहा है कि वो समय कौन सा है, तो वो आपके सामने ऑप्शन आ गया, जेनिथ, जिरकॉन। ये रत्न होता है भाई, रत्न जानते हो, एक पत्थर होता है जिससे रत्न वगैरह बनते हैं, उसको जिरकॉन बोलते हैं। यौन, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जम्हाई लेना, उबासी लेना। क्या लेना? जम्हाई लेना, उबासी लेना। क्लियर? जेनिथ, जानते हो जेनिथ, टॉप। जब आप जेनिथ पे हो, आपके सितारे बुलंद हैं, तो फिर आप ही आप। और येलो हैमर, ये एक, अब इसको ऐसे तोड़ेंगे तो पीला तोड़ा होगा, बट येलो हैमर एक्चुअल में क्या होता है? एक चिड़िया है भाई, पीली चिड़िया है, उसको येलो हैमर कहा जाता है। पीत चिड़िया है पीले रंग की, इसलिए एक प्रकार की क्या है? एक टाइप ऑफ बर्ड है ये, एक टाइप ऑफ बर्ड्स, एक चिड़िया है। फिलहाल आंसर आपका क्या बनेगा? जेनिथ। जेनिथ आप जानते हो, पिनेकल, टॉप, अपेक्स, समिट, पैरामाउंट। समझ रहे हो? बहुत सारे वर्ड है इसके लिए, तो कृपया क्या होगा? आंसर आपका आएगा जेनिथ। क्वेश्चन नंबर 83 पे आप आइए। टर्म फॉर ए सोल्जर इन ए फ्रेंच रेजिमेंट। फ्रेंच का मतलब फ्रांस की बात हो रही है, रेजिमेंट की बात हो रही है, तब उस कंडीशन में क्या बनना चाहिए? जरा देखो अब एक बार, यहाँ पे कुछ वर्ड आए हैं। यार्ट, यार्ट एक रेसिंग की टीम के लिए कहा जाता है, इसका कोई खास मीनिंग नहीं है। ये होता है एक टाइप ऑफ टीम, ये गेम्स में यूज होता है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में आपका आंसर है जोयो। जोयो एक्चुअल में फ्रेंच की वो आर्मी है जिसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, जो एक अफ्रीकन टाइप के लगते हैं, उनको योयो कहा जाता है, ठीक है। जेफ्राइट, जेफ्राइट का मतलब होता है, ये वीडियो गेम से रिलेटेड है, और योडलर भी इसी टाइप का कुछ वर्ड है, ठीक है ना। दोनों
एक्चुअल में स्पीकिंग टर्मिनोलॉजीज में है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, जोयोग बनेगा। ये दोनों मशीन ही आपके कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड्स में आते हैं, हो जाएगा। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिलहाल आंसर हमारा क्या होगा, वन वर्ड्स में ही होगा। अब आपके सामने है इडियमेटिक फ्रेज, इडियम्स की बात हो रही है। एल्बो ग्रीज, एल्बो आप जानते हैं कोहनी होती है, ग्रीस आप जानते हैं क्या होता है। अब एल्बो ग्रीज का मतलब क्या होगा, एक्चुअल में एल्बो ग्रीज का बहुत टाइप से यूज होता है। जनरली हम लोग जब कोई चीज अटक गई है और वो बाहर नहीं निकल रही है, तो उसमें भी अगर आप किस चीज को किसी भी तरीके से अगर यूज अप कर रहे हैं तो वो भी एल्बो ग्रीस में आता है। बाहर किस चीज को निकालना, यहां तक कि हम लोग जो हमारा जो यूरिनल सिस्टम है, जो स्टमक आउट ऑफ सिस्टम है हमारा, वो उसमें भी किसका यूज होता है, उसको भी आप एल्बो ग्रीस कह सकते हो। भोजन जो हम निकासी करते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं, यूरिनेट जो होता है वो भी इसमें आता है, ठीक है। तो एल्बो ग्रीस का मतलब होता है बाहर निकालने के संबंधित। इंडोलेंस लेजी के लिए आता है, लेजीनेस आलस्य। इनएक्शन ये भी लेजीनेस के लिए आता है, जब आप एक्टिव नहीं हो। एड्रोइटनेस, एड्रोइट जानते हो आप, स्किल्ड होता है, दक्ष, किसी काम को करने में बहुत अच्छा। और एक्सर्शन होता है निकासी, बाहर निकालना। तो बेटर मीनिंग क्या बनेगा बताइए, आपका आंसर बनेगा दोस्तों एक्सर्शन। एक्सेप्ट होता है बाहर निकालना, और उस केस में यहाँ पे क्या आएगा, एक्सर्शन आपका आंसर होगा, राइट। एल्बो ग्रीस अच्छा वर्ड है, याद रखना। वैसे एल्बो ग्रीस के अलावा हमारे पास एक वर्ड और आता है एल्बो के लिए, एल्बो रूम, बगल का कमरा, ठीक है। कई बार आता है जब आपके टेनिस में चोट लगती है तो टेनिस एल्बो बोलते हैं उसको, सचिन तेंदुलकर को बहुत होता था ये, ठीक है ना। तो वो भी कुछ वर्ड है। फ्यू एंड फार बिटवीन, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है रेयरली, यदा कदा, बहुत कम, बहुत कम। तो प्लेंटिफुल एंड रेगुलरली नहीं होगा, वैल्यूबल एंड एक्सपेंसिव नहीं होगा, इजीली एक्सेसिबल, एक्सेसिबल जानते हो आप, आसानी से जहां पे आप पहुंच सको, जिसको आप आराम से प्राप्त कर सको। फिलहाल आंसर आएगा रेयर एंड ऑफन फाउंड, नॉट ऑफन फाउंड। और फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है बहुत कम। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है एक दूसरे पैटर्न में, जब उसने फ्यू एंड फार बिटवीन के बीच में आर्टिकल लगा दिया था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में, इडियम्स में आप अपनी मर्जी से वर्ड जोड़ नहीं सकते, अपनी मर्जी से आर्टिकल्स लगा नहीं सकते, जो दिया गया है वही होता है, ठीक है। तो आंसर आपके सामने है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये आपका आ गया है अंडरलाइन पार्ट, इसका मतलब ये बात कर रहा है किसकी, ये आपका बात कर रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, और बहुत इजी क्वेश्चन है। रानी इज कंप्लेन्स, इज के साथ आपको पता है या तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे अगर पैसिव वॉइस बन रहा है तो, या हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। अबाउट हर हस्बैंड, हस्बैंड का मतलब कम खर्चा करने वाला भी होता है, हस्बैंडरी लाइफ स्टाइल्स होती है। रानी इज कंप्लेन्स, तो अभी यहाँ पे देखिए इज आ रहा तो ये भी गलत है, नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, दोनों हो सकते हैं। हैज बीन कंप्लेनिंग भी होता है, लेकिन हैज बीन कंप्लेनिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसके साथ आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम यहाँ पे हमारे पास है नहीं, ठीक है ना। और टाइम जब हमारे पास नहीं है तो उस कंडीशन में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कंप्लेनिंग। इज के साथ आईएनजी बना, और आईएनजी बना तो वर्ब में कौन सी फॉर्म बन गई, आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें करने के लिए आपके पास कुछ नहीं। यू नीड नॉट कम्स इफ यू डोंट वांट टू, आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आना नहीं चाहते हैं तो तेरी मर्जी पे है, तू आए या ना आए, वो वाली कंडीशन है ये, ठीक है। क्वेश्चन एक मिनट के लिए पढ़िए आप, इसमें क्या बनेगा। नीड नॉट और डेयर नॉट मॉडल्स होते हैं, आपको पता है। डेयर नॉट और नीड नॉट दोनों मॉडल हैं, ठीक है। और मॉडल्स के बाद सीधा वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, विदाउट एसीएस। ये दो एकमात्र ऐसे मॉडल हैं जिनमें अगर आपने नोट हटा दिए तो फिर ये मैन वर्ब बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मैन वर्ब बन जाएंगे, इसलिए नोट लगाना पड़ता है। लेकिन इंट्रोगेटिव वाक्यों में ये जब सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इस बात को आपको पता होना चाहिए। और वो वाक्य बड़े घुमाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, डेयर यू गो देयर। कई बार हमें लगता है कि यार ये डेयर यहाँ पे रॉन्ग है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है दोस्तों। डेयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि हम ही कहते हैं सर नोट लगाने पे तो बनेगा, अरे नोट लगाने पे बनेगा, लेकिन हर नेगेटिव वाक्य का इंट्रोगेटिव भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा कम, यू नीड नॉट कम,
मॉडल्स के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जिसको आप बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, विदाउट टू इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, आंसर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, वही है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, बात किसकी हो रही है? फिल इन द ब्लैंक्स की बात हो रही है। तो उस केस में हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना चाहिए। राइट, 88 हमारा क्वेश्चन नंबर है। पिछला क्वेश्चन हमने जो लिया वो था 87। राइट, अब आप देखिए जरा, सम पीपल फील दैट पेरेंट्स आर द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। कुछ लोग महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं, मानते हैं कि पेरेंट्स वो हैं, वो एक बच्चे के लिए या उनके बच्चों के लिए सबसे बेस्ट क्या है। तो इंस्ट्रक्शंस ये नाउन है, दिशा निर्देश, दिशा निर्देश, तो ये तो आएगा ही नहीं। इंस्ट्रक्टिव ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निर्देशात्मक। ठीक है, इंस्ट्रक्टर ये सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, निर्देश देने वाले। तो आंसर इंस्ट्रक्टर आएगा। क्या आंसर बनेगा? सीधी बात है, पेरेंट्स प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के केस में क्या बनेगा? इसमें आंसर आपका इंस्ट्रक्टर आएगा। ठीक है, आपका आंसर बनेगा ये वाला। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इन सम प्लेसेस रोड्स वर स्टिल अनफिनिश्ड एज वर सेवरल एरियाज वेयर फुटबॉल फैंस आर एक्सपेक्टेड टू। ये कोई फुटबॉल के मैच की बात हो रही है। क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देखो जरा, कि कुछ एरियाज में, कुछ प्लेसेस पे रोड स्टिल अनफिनिश्ड, पूरे नहीं हुए थे, और सेवरल एरियाज वैसे थे जहां पे ये उम्मीद की जा रही थी कि फुटबॉल फैंस पहुंचेंगे, आएंगे, इकट्ठे होंगे। तो अब आप जरा देखो क्या आएगा। क्लंप दबाना होता है, प्रेशराइज, पुश दबाना। अनरेवेल होता है रिवील, रहस्य खोलना। डिसोल्व होता है घुलना। और ये नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है, कॉन्ग्रेगेट। कॉन्ग्रेगेट होता है इकट्ठा होना। हालांकि कॉन्ग्रेगेट्स जो होते हैं वो श्रद्धालु होते हैं, धर्मावलंबी, बट यहाँ पे बेस्ट आंसर यही बनेगा। कॉन्ग्रेगेट होता है इकट्ठा होना, और उम्मीद की जा रही है कि वहां पे कौन इकट्ठे होंगे? फुटबॉल प्रेमी इकट्ठे होंगे। तो आंसर आपके सामने आएगा। ठीक है, ये क्राउड है, ये भीड़ है, इसको आप स्पेक्टेटर्स भी कह सकते हैं। अगर मैदान की बात है आप इसको क्राउड भी कह सकते हैं। ठीक है, आंसर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आप देखिए जरा, ये आपका अब क्वेश्चन आ गया है एरर का। इसका क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपके एक एरर का क्वेश्चन आ गया है। एरर क्या कहना चाह रहा है देखो जरा आप एक बार। स्लैशिंग एक्सपेंडिचर टू कंप्रेस द डिफिसिट एंड प्लीज द रेटिंग एजेंसीज विल डू मोर हार्म देन गुड फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल सेवियल, सॉरी, क्लियर। अब बनाओ, इसमें क्या बनना चाहिए? देखो यहां पे वर्ब में आईएनजी से आप सेंटेंस शुरू कर रहे हो, इसका मतलब आपका जिरेंड है वो सब्जेक्ट है। स्लैशिंग का मतलब होता है कटौती करना। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, स्लैशिंग एक्सपेंडिचर टू कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब दबाने के लिए। जब आप खर्चे में कटौती करते हो, क्या करने के लिए? डिफिसिट, जो आपका मुद्रा अवल्यून हो रहा है, या जब आपकी मतलब मुद्रा गिर रही है, उसको कम करने के लिए, दबाने के लिए। एंड, अब एंड से आप जोड़ रहे हो, इसका मतलब दो फ्रेजेस बन रहे हैं ये सेंटेंस के। ठीक है, तो एंड प्लीज, खुश करने के लिए। स्लैशिंग कटौती करना, प्लीज खुश करना। द रेटिंग एजेंसीज, जब आप दो काम करते हो, एक तो रेटिंग जो आपको दे रही है उन एजेंसी को खुश भी करना है, और एक कटौती करना। ठीक है, तो अब यहां सीधी बात है, एंड अगर आप यहां लगा रहे हो, इसका मतलब ये दो सब्जेक्ट बन रहे हैं। प्लीज की जगह आपका क्या आना चाहिए? प्लीजिंग। मैं कहूं स्विमिंग एंड डांसिंग आर माई हॉबीज, तो मैं ये थोड़ी कह सकता स्विमिंग, स्विमिंग इन इवनिंग, या स्विमिंग एवरी डे, या स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, कुछ भी मान लीजिए आप, स्विमिंग एवरी डे, या स्विमिंग एट पूल, एंड डांस आर माई हॉबीज। तो अब डांसिंग होगा, डांस नहीं होगा। तो सेम कंडीशन यहां है। आपको प्लीज को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? प्लीजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट यही है। आप जिन को क्या बना रहे हो? सब्जेक्ट बना रहे हो। ठीक है, आगे कह रहा है मोर हार्म देन गुड फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल। आगे देखो इसी में अगला क्वेश्चन। तो आंसर आपके सामने क्या है? किस पार्ट में एरर है दोस्तों आपके? आपका ये पार्ट था हमारे पास दूसरा, और दूसरा पार्ट बी में दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आप आइए। द बेस्ट चॉइस इज टू वॉश योर हैंड्स फ्रॉम सोप एंड हॉट वाटर। वॉश योर हैंड्स फ्रॉम, देखिए फ्रॉम बन ही नहीं सकता। फ्रॉम एक्चुअल में क्या होता है? ओरिजिन सोर्स के लिए आता है।
फ्रॉम द बिगिनिंग हो सकता था, हाथों को यहां से धोइए। अब जब यहाँ किसी आउटर चीज को आप यूज कर रहे हो एज ए प्रोडक्ट, तो सीधी बात है वास के साथ यहां पर क्या आना चाहिए, विद आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, विद आपका आंसर होगा। और आपका आंसर है सेकंड पार्ट में, तो आंसर ये, ठीक है, विद। आपको पता है इसमें यूज हमें विद ही करना पड़ेगा, ठीक है। वास फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम एंड, फ्रॉम अपर साइड, फ्रॉम लोअर साइड, फ्रॉम फ्रंट साइड, कुछ भी हो सकता है वो बताने के लिए, बट यहां नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप पढ़िए जरा एक बार। She said, where shall I be this next month? उसने पूछा है उससे, या ये देखो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं है, where shall I be, मैं इस साल कहां रहूंगी यार। मतलब आप इमेजिन कर रहे हो एक तरह से कि यार इस साल, आज तो मैं यहां हूं, कल पता नहीं कहां होंगे। तो कहां होंगे मैं आप पूछ नहीं रहे हो, आप एक आश्चर्य बता रहे हो कि यार पता नहीं कहां होंगे कल। तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, इसमें आप आ रहे हो, राइट। तो देखो सी सेड वेयर साल बी, ठीक है। अब सीधी बात है आई का क्या करोगे आप, सी बनाओगे। सी वंडर्ड, तो एक तो सेड सेकंड फॉर्म है, तो सीधी बात है इसमें वंडर ये तो बनेगा ही नहीं, पहली बात खत्म। सेल आ रहा है तो सीधी बात है सी के साथ वुड हो जाएगा, तो ये यहां पे सी के साथ विल आ रहा था, तो ये भी गलत। अब बात हो रही है दो में, ठीक है। अब इसमें क्या बन रहा है, नेक्स्ट मंथ आ रहा है, वुड भी सही है, वुड भी सही है, वंडर्ड भी सही है, वंडर्ड भी सही है, वेयर सी भी सही है, सही है, दैट टाइम भी सही है, सही है। अब इसमें नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट मंथ किया, इसके अंदर द फॉलोइंग मंथ किया है, और आपको पता है नेक्स्ट टाइम को फॉलोइंग में बदल देते हैं, तो आपका आंसर बनेगा सी। क्लियर, दोनों चीजों को आप समझ लीजिए, आपके आंसर बनने के पीछे का लॉजिक ये है। इसी में अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वंडर होता है आश्चर्य करना, ही फीड्स पिजन्स, पिजन्स होते हैं कबूतर। पिजन्स क्या होते हैं भी दोस्तों, कबूतर होते हैं। वो फीड होता है खाना खिलाना, भोजन कराना। अब चूंकि कबूतर है तो दाना चुगाना होगा। ही फीड्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फीड्स है तो इज आएगा या आर आएगा, पिजन्स है तो आर आएगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आर फीड की थर्ड फॉर्म फेड होती है, आपको सबको पता है, आंसर एक ही बन रहा है, पिजन्स आर फेड बाय हिम। फेडेड होता ही नहीं है, फेडेड कोई वर्ब नहीं होगी, ठीक है ना। फेड होता है वो पीला पड़ना होता है, कमजोर पड़ना, उसमें बन सकता है, फेड अप जो होता है। फिलहाल आंसर आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे हम आते हैं। एक पैराजंबल का क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए थे, सोल्व कैसे करना है। देखो जरा इस क्वेश्चन को, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मॉडर्नाइजेशन एंड आर रिस्पॉन्सिबल। तो देखो इसमें PQS से शुरू किया इन्होंने, ठीक है। क्यू मॉडर्नाइजेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। अब ये तो कन्फर्म है कि क्यू के बाद एस आएगा। मॉडर्नाइजेशन होता है आधुनिकता, और एडवांस टेक्नोलॉजी AI वगैरह आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आपको पता है। तो क्यू के बाद एस बनेगा, तो कितने ऑप्शन में क्यू के बाद एस बन रहा है अभी, जो जिनमें नहीं बन रहा उनको तो खत्म कर दो, ठीक है। हाँ, आपको उससे पहले एस ला दे, एस ला नहीं सकते, क्यू के बाद एस दो में बन रहा है, QSRP QSPR। पढ़ो, मॉडर्नाइजेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, क्लियर, QS हो गया आपका। अब इसके बाद ये तो आर आएगा, P आएगा। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए सीडेंट्री, सीडेंट्री होता है सिटिंग, सीडेंट्री का मतलब क्या होता है, जब आप मूवमेंट करते ही नहीं हो, स्थायी, या इसको आप कहें स्थिर, बेटर वर्ड है स्थिर। हमारी जो स्थिर लाइफस्टाइल हो गई है, सबके पेट बढ़ रहे हैं, सबके वजन बढ़ रहे हैं, सबके बीमारियां बढ़ रही है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल क्या हो गई है, सीडेंट्री हो गई है। इसमें हम लोग क्या नहीं करते हैं भाई दोस्तों, भागदौड़ नहीं करते हैं। तो अब इसमें क्या आएगा, QS तो होगा, लेकिन QS के बाद क्या बनना चाहिए, पहले आएगा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सीडेंट्री लाइफस्टाइल, RP। तो आंसर आपका बनेगा QS, आपका बनेगा RP। क्लियर, इजी है। सीडेंट्री मैंने बता दिया, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है, एडवांस आप समझते ही हो, ठीक है। अगला आप पैराजंबल देखिए 95। क्राइटेरियन आप जानते हो, क्राइटेरिया का सिंगुलर फॉर्म है। क्राइटेरियन होते हैं मापदंड, होता है मापदंड फॉर बाइंग रिफर्बिश। रिफर्बिश क्या होता है, रिफर्बिश होता है चमकाया गया, साफ किया गया, मांजा गया। रिफर्निश होता है नया फर्नीचर लगाना।
रिवैम्प सजाने से रिलेटेड होता है, रिनोवेट वापस से बनाना होता है, नवीनीकरण करना होता है। शुरुआत हमें किसमें करना है जरा बताइएगा? स्मार्टफोन्स अमिड द पेंडेमिक। ये सब्जेक्ट बना रहे हो तो दी आर्टिकल कहां गया भाई तुम्हारा? इस सर्वे बाय कैसीफाई सजेस्ट, कैसीफाई कोई संस्था का नाम है। एक सर्वे किसके द्वारा? कैसीफाई के द्वारा सजेस्ट करता है दैट प्राइस एंड अफोर्डेबिलिटी इज द के क्राइटेरियन, मुख्य एजेंडा है। ये कन्फर्म है, क्यू के बाद पी आएगा। की क्राइटेरियन, क्यू के बाद पी कितने ऑप्शनों में आ रहा है भाई? एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और एक सॉरी इसमें भी आ रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों तो खत्म हो गए, दो ऑप्शनों में आ रहा, दोनों आंसर नहीं है, ध्यान रखना। तुम कहोगे सर ने क्या पंगे कर दिए, दोनों आंसर नहीं है ये, ठीक है ना, मतलब ये दो आपके आंसर्स नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं फॉर बाइंग रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन। रिफर्बिश्ड मतलब वो स्मार्टफोन जो वापस से क्या कर दिए गए हैं, तैयार किए गए हैं, रिसाइकल किए गए हैं, इस रिफर्बिश किए गए, मतलब लास्ट में आर आएगा। तो ये लास्ट में आर कौन से में आ रहा है? लास्ट में आर कौन से में आ रहा है? एस ए सर्वे बाय कैसीफाई सजेस्ट दैट प्राइस एंड अफोर्डेबिलिटी इज द के क्राइटेरियन फॉर बाइंग रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन्स। तो आंसर आपके सामने बी बनेगा। आंसर आपके सामने क्या बनेगा भाई? बी आपका आंसर बनेगा। लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा स्मार्टफोन्स इन द पेंडेमिक। पेंडेमिक जानते हो महामारी होती है, लेकिन पेंडेमिक वो महामारी है जो अभी अभी आई है, जिसका बहुत ज्यादा डर है। एपिडेमिक वो महामारी है जो अब चारों तरफ फैल चुकी है और लोग उसको जान चुके हैं। एक एंडेमिक और होती है, उसका मतलब होता है क्षेत्रीय बीमारियां, जो आपके क्षेत्र में ही होती है। लू आपको राजस्थान और गर्म क्षेत्रों में लगेगी, हीट वेव आपको यहीं लगेगी, ठीक है ना। अब हालांकि यहाँ पे हीट वेव 44 डिग्री पे है, वही हीट वेव हिमाचल के अंदर 25 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है। अगला इसी पॉइंट पे आप आइए क्वेश्चन। एक आपके सामने छोटा सा क्लोज टेस्ट है, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या कहना चाह रहा है ये, देन वी विल गो कैरी ऑन। आप पढ़िए 1 मिनट के लिए इसको। आई हैव ए रिकरिंग ड्रीम। रिकरिंग होता है बार बार आने वाला, पुनरावृत्ति, रिपीट होने वाला। सपने, ड्रीम जानते हो, ख्वाब, सपने। आई हैव ए रिकरिंग ड्रीम। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट होने वाला। मैं क्या करता हूं, मेरा एक सपना है, मुझे एक सपना आता है, बार बार रिपीट होता है। एक्चुअली आई हैव ए फ्यू, एक नहीं है, काफी सारे हैं। ये कह रहा है आई हैव ए फ्यू। वन इज अबाउट डिसमेंबरिंग ए बॉडी। अब डिसमेंबरिंग बॉडी पता जानते हो, अलग अलग करना। एक तो आपका है कि जिसमें आप आपके शरीर के टुकड़े किए जा रहे हैं, डिसमेंबरिंग किए जा रहे हैं, अलग अलग, हाथ हटा दिया, ये हटा दिया, ये स्कैरी वाले होते हैं, डरावने सपने की बात कर लो। आई हैव ए फ्यू वन इज अबाउट डिसमेंबरिंग ए बॉडी। आई वुड रेदर नॉट गेट इनटू इट। मैं इसमें शायद नहीं फंसूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये, ठीक है। बट द पर्टिनेंट का मतलब होता है लॉजिकल, तर्कयुक्त। वन इज अबाउट कॉलेज, बट द मोर पर्टिनेंट, लेकिन अब जो ज्यादा, ये तो बेकार है, चलो मान लिया बॉडी काट के अलग अलग कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है। बट द मोर पर्टिनेंट, इसमें बेटर पर्टिनेंट नहीं होगा, बेस्ट नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मोर पर्टिनेंट, क्योंकि दो में तुलना कर रहे हो, और तुलना कर रहे हो तो मोर आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव आपका दिया गया है, ठीक है ना। बेटर नहीं आएगा उस केस में, बेटर खुद एडजेक्टिव बन रहा है। द मोर पर्टिनेंट वन इज अबाउट कॉलेज। दूसरा जो एक ज्यादा अच्छा है, ज्यादा लॉजिकल है, अभी बहुत कहीं का लॉजिकल है, आपके शरीर के पार्ट काटे जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, जिसको हम एम्पुटेशन कहते हैं, बीहेड कहते हैं, ठीक है, चॉप कह सकते हो, काफी सारे वर्ड है। तो उसके लिए क्या आएगा? इट्स द एंड ऑफ सेमेस्टर एंड आई सडनली, अब आपका सेमेस्टर खत्म होने वाला है कॉलेज में, और अचानक मुझे क्या लगता है, एंड आई सडनली, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आए, एंड आई सडनली दैट, और मैं अचानक रियलाइज करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, प्रेज करता हूं, ऑफर करता हूं। ऑफर तो क्या करोगे, प्रेज किसकी कर रहे हो, प्रॉमिस किससे कर रहे हो, रियलाइज, मैं महसूस करता हूं दैट देयर इज ए क्लास आई फॉरगॉट टू अटेंड, कि एक ऐसी क्लास है जो मैं अटेंड करना भूल गया। तो सीधी बात है, आपने क्या किया है, महसूस किया है, रियलाइज किया, ठीक है। एक ऐसी क्लास है जिसको मैं अटेंड करना भूल गया, ठीक है। हाउ कुड आई हैव डन दिस, ये मैं, सॉरी, एंड नाउ आई हैव टू सिट फॉर द फाइनल एग्जाम। एवर, हमेशा के लिए मैंने वो क्लास नहीं ली, एंड नाउ आई हैव टू सिट फॉर
सिट फॉर होता है परीक्षा में बैठना, एग्जाम देना। सिट फॉर द फाइनल एग्जाम, मुझे आखिरी परीक्षा देनी है, फाइनल एग्जाम देनी है। और ये कह रहा है आई वेक अप पैनिक, पैनिक जानते हो डर के साथ। पैनिक वो कंडीशन होती है जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो, एक काल्पनिक स्थिति से, आप पसीने में आए हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये एंजाइटी में अक्सर होता है, एंजाइटी जो सिचुएशन होती है, आपके स्ट्रेस होता है उसमें, ठीक है। पैनिक्ड, माई जीपीए, ठीक है, इन पेरिल। अब आपका जो एक्चुअल में एग्रीगेट जो स्कोर, जो ग्रेड की बात हो रही है, वो आपके खतरे में है। हाउ कुड आई हैव डन दिस, ये मैंने कैसे कर दिया, ये मुझसे कैसे हो गया यार, मैंने कैसे कर दिया इस बात को। वाई डू आई सो, वाई डू आई सो, ठीक है। अब बताइए इस पे क्या आना चाहिए। डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, मैं अपने आप को इतना ज्यादा डिससेटिस्फाई, अपने साथ इतना बुरा कैसे कर सकता हूं, मैं इतना अपने आप को परेशान कैसे कर सकता हूं। कॉन्फ्लिक्टिंगली का मतलब होता है झगड़ना, अंतर्द्वंद के साथ। अनप्रिडिक्टेबली, जिसका कोई भरोसा ना किया जा सके। क्लमजिली, भद्दे तरीके के साथ। आंसर आपका बनेगा कंसिस्टेंटली, लगातार। तो वो आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। और देखो ये कॉमन सपना सबको आता है, एग्जाम के दिन आप लेट हो जाते हो, उससे आपको सपना आता है कि आप पहुंच ही नहीं पाए, तो ये वो कहना चाह रहा है। तो फिलहाल इसमें आंसर आएगा कंसिस्टेंटली, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंगली क्या होता है, अंतर्द्वंद के साथ। अनप्रिडिक्टेबली, जिसके बारे में आप प्रिडिक्ट ना कर सके। और क्लमजली, भद्दे तरीके से। फिलहाल इसमें आएगा कि मैं क्यों अपने आप को लगातार अपने आप को अनसेटिस्फाई कर रहा हूं, डिससेटिस्फाई कर रहा हूं। देन आई रिमेंबर आई हैव नॉट बीन इन कॉलेज इन मोर देन ए डिकेड, फिर मुझे याद आता है कि पिछले एक दशक से तो मैं कॉलेज ही नहीं गया यार, मैं कॉलेज ही नहीं गया हूं, ठीक है। समवन विथ knowledge of my academic career might point out that this nightmare scenario is not that far removed from my actual collegiate experience, ठीक है। और कोई व्यक्ति विथ नॉलेज, अब कैसी नॉलेज है भाई, देखो जरा। ब्लीक, ब्लीक उदासी भरा होता है, ब्लीक होता है ग्लूमी। इंस्टिगेट होता है भड़काने वाला, स्टिमुलेटिंग, ठीक है। अब दो वर्ड बन रहे हैं इसके अंदर आपके, एक वर्ड तो आपका क्या बन रहा है भाई, एक वर्ड तो आपका इसमें बन रहा है रिमोट, और एक वर्ड आपका बन रहा है इसमें क्या, डिस्टेंट। अब दोनों में अंतर क्या, जरा देखो आप इस पर एक बार इसको। डिस्टेंट भी यही होता है और रिमोट भी यही होता है, इस बात को ध्यान रखना। डिस्टेंट होता है दूर, डिस्टेंस का एडजेक्टिव है रिमोट। अब नॉलेज की बात हो रही है, डिस्टेंस आता है रियल दूरी को बताने के लिए, रिमोट आएगा इसमें नॉलेज बताने के लिए। क्या आएगा, रिमोट। तो ये जो रिमोट नॉलेज है, रिमोट नॉलेज का मतलब जो, देखो आप जो जो बड़े होते जाओगे आपकी पुरानी यादें खत्म होती जाएगी, वो अनकॉन्शियस माइंड में जाती जाएगी। तो आपको याद आएगा, कॉलेज के दिन याद है 10 साल हो गए, और हाँ यार हाँ वो बात है, आप उसको रिकॉल करोगे। तो इसलिए इसमें रिमोट क्या बनेगा, रिमोट नॉलेज ऑफ माई एकेडमिक कैरियर। कोई आदमी जिसको अगर ये याद होगा, पॉइंट आउट, वो ये जान सकता है दैट दिस नाइटमेयर सिनेरियो इज नॉट दैट फार रिमूव फ्रॉम माई एक्चुअल कॉलेज एक्सपीरियंस। ये ज्यादा अलग नहीं है मेरा जो रियल एक्सपीरियंस था उससे, मतलब आपके कॉलेज में भी ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार जरा। एंड दैट एट सर्टेन टाइम्स इन माई लाइफ, और ऐसा मेरी कई बार जिंदगी में हुआ है। इट डिड नॉट टेक द मैजिक ऑफ स्लम्बर, स्लम्बर नींद होती है। इट डिड नॉट टेक द मैजिक ऑफ स्लम्बर टू फाइंड मी कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर ए फाइनल एग्जाम। कई बार ऐसा हुआ कि मैं कई बार ऐसी नींद में रहा कि मुझे पता चला कि यार आज एग्जाम है, तो कह रहा वो ये सपना और वो हकीकत दोनों सेम है। अब आप देखो इस पे क्या हो रहा है। एंड वेल, और खैर, What may or may not be true of my personal scholastic rigor, rigor होता है कर्कशता, कठोरता, ठीक है। स्कॉलेस्टिक होता है पढ़ाई, विद्वान से संबंधित। इसमें देखो नॉट विद स्टैंडिंग होता है, ऐसा न होते हुए भी, ध्यान न देते हुए भी, नेवरदलेस हालांकि, इन एज मैच के साथ, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस होता है के बगैर, रिगार्डलेस मतलब जिसपे आपने ध्यान नहीं दिया। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मे और मे नॉट बी ट्रू ऑफ माय पर्सनल सिचुएशन स्कॉलेस्टिक रिगोर। चलो उस बात को छोड़ देते हैं, के बिना मेरी जो पर्सनल विद्विकता है, जो मेरी विद्वानता है, या मेरी जो एजुकेशनल सिस्टम है, इसको छोड़े बिना, आई सस्पेक्ट द स्कूल स्ट्रेस ड्रीम इज क्वाइट ए कॉमन वन। मैं ये मानता हूं, चलो मेरी बातों को छोड़ दे कहना चाह रहा है, रिगार्डलेस आएगा इसमें आंसर आपका, मेरी बातों को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। मैं मानता हूं कि जो स्कूल का स्ट्रेस का जो सपना है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये एक कॉमन चीज है, ये सब लोगों के साथ होती है, ये कॉमन चीज है। और ऐसे ख्वाब हम सबको आया करते हैं, आप सब लोग इस बात को जानते हो, ठीक है। ये आपका पेपर था दोस्तों, अगले मेंस का पेपर होगा नेक्स्ट संडे को, तो फिर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस सेशन। आप लोग कंटिन्यूटी रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए, वर्ड्स को समझिए, और सफलता आपके सामने है। आपको देखो
मजा मंजिल में नहीं, मजा सफर में है, समझ रहे हो? आपको पढ़ना पड़ेगा, कोशिश करो, भूलोगे फिर याद करेंगे, ये प्रोसेस ऑफ लाइफ है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, स्लो इज द फास्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग। धीरे धीरे सीखना सबसे तेज तरीका होता है। तो अगली बार फिर मिलेंगे नई कुछ बातों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।